हमारी इंडस्ट्री में किसी जगह 40% है, कहीं 60% है, कहीं 70% महिलाएं काम करती हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी इंडस्ट्री जो है। ये एक उन्नति का, तरक्की का, विकास का एक द्वार है। क्योंकि आपका विजन था कि ऐसी कोई स्मार्ट टेक एपरल सिटी बने नोएडा में, तो योगी जी को आसानी से मना लिया आपने। अगर हमें डेवलप करना है तो हमें एक साथ एकजुट होकर बढ़ना पड़ेगा। तो उसमें केंद्र सरकार ने पीएम मित्रा पार्क, 7 पीएम मित्रा पार्क की घोषणा करी। और आज क्या टाइम आया है एआई का, आज टाइम आ गया डिजाइनिंग का, डिजिटल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं हूं रजत देवगन। यूपी सरकार ने नोएडा को सिटी ऑफ अप्रैल के रूप में विकसित करने के लिए बहुत काम किया है। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ग्लोबल मैप पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, लेकिन स्पेसिफिकली नोएडा में जो अप्रैल एक्सपोर्ट क्लस्टर्स बन रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है, कितनी ग्रोथ और कितनी अपॉर्चुनिटी नोएडा में गारमेंट और अप्रैल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाली है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं नोएडा अप्रैल एक्सपोर्ट क्लस्टर के प्रेसिडेंट ललित ठुकराल जी। सर, यूपी तक को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि नोएडा को सिटी ऑफ अप्रैल्स बनाने तक का अभी सफर आपका कैसा रहा? देखिए, ये सफ़र बहुत मैं कठिन नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मेहनत का सफ़र था। जब हम नोएडा में आए थे, नोएडा तो अभी नया शहर है, आपको पता ही है। तो जब नोएडा में हमने आके काम शुरू किया तो गिनती की 4, 5, 10 फैक्ट्रियाँ थी और डेवलप हो रहा था। जैसे जैसे डेवलप हुआ तो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री, चूँकि दिल्ली पास में थी और मार्केट चांदनी चौक ये सब पास में थी, तो इधर एक मौका मिला कि इसको डेवलप करने का, तो हमने नोएडा को डेवलप किया साथ में। उस समय, उसके बाद कई साल तक, 2014 तक हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 5,000 करोड़ की थी। तो धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ बड़ी, लोगों को लेके आए, हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाया। और उससे क्लस्टर का काम ये था कि हम सरकार के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई प्रॉब्लम होती थी, उनके साथ डिस्कस करते थे, कोई रास्ता निकालते थे। सरकार ने हमारा साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पूरा सपोर्ट किया। तो जिसका नतीजा ये है कि आज हमारी एक्सपोर्ट 55,000 करोड़ रुपए की सिर्फ गौतम बुद्ध नगर की है। सर, जो आप क्लस्टर्स बोल रहे हो, तो नोएडा को अप्रैल एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाने के पीछे मंशा क्या है, और ये एग्जैक्टली क्लस्टर्स किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, क्लस्टर जो है, मैं ना विदेशों में सब जगह गया, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गारमेंट्स की या क्लोथिंग इंडस्ट्री है, मैं सब जगह गया। चाइना गया, बांग्लादेश गया, वियतनाम गया और बर्मिंघम देखा, पहले कैसे इजिप्ट जाके देखा। तो ये जो सब इंडस्ट्री है, सब जगह क्लस्टर के रूप में है। लाइक एक साथ कई फैक्ट्रियाँ हैं, ये नहीं कि एक फैक्ट्री यहाँ है लोहे की है, एक कपड़े की है, फिर एक किसी और चीज़ की आ गई, ऐसा नहीं। चाइना में अगर आप जाएं तो देखेंगे एक सिटी पूरी की पूरी सिर्फ फर्नीचर बनाती है, एक पूरी सिटी इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाती है, एक सिटी में सिर्फ कपड़ा बनता है। मज़े की बात, डाइंग मिल जिसकी रोज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 से 3 लाख मीटर की है, वो डाइंग मिल कई सालों से काला रंग डाई करती है, उसने कोई दूसरा कलर डाई नहीं किया। एक उनका सिस्टम काम करने का मैंने वहाँ से सीखा। मैंने कहा यार ये क्या है, तो हमने देखा कि उससे एक्यूरेसी ऑफ द कलर, क्वालिटी ऑफ द कलर एंड फैब्रिक की जो उनकी पकड़ है वो बहुत मजबूत हुई और हमने उनसे सीखा। वही क्लस्टर को जो इकट्ठा काम करने में, देखिए आज हम यहाँ अगर सारी, जैसे हम नोएडा अपैरल पार्क बना रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, उसके ऊपर मेरा विज़न क्या था कि हम एक क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे तो हम 100-150 लोग होंगे साथ इकट्ठे, तो उसके अंदर सबकी प्रॉब्लम सिमिलर है। ईटीपी की प्रॉब्लम है तो हमारी सिमिलर है, हम कॉमन ईटीपी लगा रहे हैं। और धागा चाहिए, बटन चाहिए, जिपर चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, इसकी अलग शॉप्स होंगी, वो सबकी कॉमन है। किसी को लाल चाहिए, किसी को काला चाहिए, लेकिन बटन वही चाहिए सबको। तो वो इकट्ठा होगा तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर सरकार ने हमें 4 प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी तो सारे 200 आदमी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो सरकार के लिए भी अच्छा है, इकॉनमी भी अच्छी होगी, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज कृषि के बाद सबसे ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो रोज़गार देती है।
जो हम अपैरल पार्क बना रहे हैं वो कम से कम 70% महिलाएं काम करेंगी। हमारी इंडस्ट्री में किसी जगह 40% है, कहीं 60% है, कहीं 70% महिलाएं काम करती हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी इंडस्ट्री जो है। पर फिर यूपी सरकार ने नोएडा के ऊपर ही फोकस क्यों किया और नोएडा को ही ऐसे टेक्सटाइल हब बनाने के ऊपर सरकार का फोकस क्यों है, और सरकार की कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिसकी वजह से इतनी तेज गति से आप बोल रहे हो कि ग्रोथ होती हुई नजर आएगी गारमेंट इंडस्ट्री में, अपैरल इंडस्ट्री में? आप यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी जो है वो सबसे पहले टेक्सटाइल का सारा बिजनेस यूपी में हुआ करता था। जो कानपुर है वो इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता था। वहाँ पे कपड़े की सब मिलें थी। वो धीरे धीरे वो मिलें फिर गुजरात चली गई, गुजरात से साउथ चली गई, वो सब टेक्सटाइल मिल वहाँ चली गई। तो आज कानपुर की क्या हालत है, कानपुर में कोई मिल नहीं चल रही, सब बंद हो गया वहाँ। तो गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं आप कि यहाँ पे क्यों हुआ। देखिए, जो गारमेंट बनते हैं उसके लिए कई चीज़ें एसेसरीज चाहिए होती हैं, और एयरपोर्ट बाजू में है, यहाँ पोर्ट बाजू में है, मतलब पोर्ट के लिए यहाँ से सीधा, यहाँ से माल क्लियर होकर सीधा बाय ट्रक से पोर्ट में चला जाता है, बॉम्बे, मद्रास, जहाँ से भी भेजना हो। सुविधाएं यहाँ थी। अभी कानपुर में जाकर अगर इंडस्ट्री लगाए तो सुविधाएं नहीं, पहले सुविधाएं बनानी पड़ेंगी। तो दिल्ली के साथ होने का एक बेनिफिट मिला हमें, तो हमने नोएडा को बिल्कुल एनसीआर जो आ गया तो हमने इसको डेवलप किया, जिससे हम लोगों को सारी सुविधाएं मिली। उसकी वजह से हम धीरे धीरे ग्रो करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। आज हमारे यहाँ पे नोएडा के अंदर 4,500 कारखाने हैं और लगभग 1200 के करीब गारमेंट एक्सपोर्टर हैं। किसी की 4 फैक्ट्री हैं, किसी की 10 है, किसी की 15 फैक्ट्री हैं, किसी की 20 फैक्ट्री हैं, किसी की 6 है, किसी की 2 है, ऐसे है। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नज़दीक होने से हमें हर चीज़ की, यहाँ हॉस्पिटल सारे हैं। हमारे पास कम से कम 10 लाख लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ईएसआई हॉस्पिटल भी है यहाँ, लेकिन कम है। हमारी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत हैं जिसके अंदर हम उनको, अगर वो दिक्कत होती है, हम उनको तुरंत वहाँ इलाज करा सकते हैं। अगर हम सुविधा देंगे अपने वर्कर्स को तो हमारा काम, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और वो अच्छा काम करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने इस इंडस्ट्री को यहाँ किया, और गवर्नमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ होने के लिए ये बहुत सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ योगदान रहा है। ये जो आप अपैरल पार्क की बात कर रहे हो, ये क्या प्रधानमंत्री मित्रा स्कीम के तहत बन रहा है, और क्या हम आने वाले समय के लिए भी कुछ ऐसे ही पार्क्स डेवलप होते हुए नजर आएंगे इंडिया में, या फिर स्पेसिफिकली यूपी में? देखिए, ये जो अब नोएडा एनएससी अपैरल पार्क हम बना रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, वो मेरा विज़न था कि मैं यहाँ पे ऐसा पार्क बनाऊँ जिसके अंदर बहुत यूनिक चीज़ें हों। और उसके लिए मैंने, जैसे कि वो यूनिकनेस क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ होगी जो हम ग्लोबल लैंडस्केप पे अपनी छाप छोड़ेंगे, और ये जो आप बात कर रहे हो चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इनको टक्कर देंगे? देखिए, मैं चाइना गया, देखा, वहाँ पे मुझे मिट्टी नज़र नहीं आई, मिट्टी नज़र नहीं आई। पूरे मैं सारा घूमा, क्यों? वो मिट्टी, उन्होंने हर जगह घास लगा रखी है बढ़िया, उनकी ग्रीनरी बहुत बढ़िया है, उनका सड़कें बहुत बढ़िया हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे 50-60 साल आगे है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा मुझे यहाँ पर भी ऐसा बनाना है कि लोग यहाँ आके देखें और खुश हों, और हमें काम मिले ज़्यादा। जब हमें काम मिलेगा यहाँ तो और इंडस्ट्री पनपेगी। तो उसके लिए, और वहाँ पर हमने सड़कें, मैंने स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके सड़कों के लिए स्पेशल परमिशन ली। वहाँ एक साइड 70 मीटर की सड़क है, बीच में 45 मीटर्स की रोड है, ताकि 2 कंटेनर 3 कंटेनर इकट्ठे जा सकते हैं। और वहाँ फैक्ट्रीज़ के साइज़ है 10 एकड़, 4 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, इस तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, कैपेसिटी है जिनके अंदर। आज हमें मौका मिलता है, हम आपदा आती है ना कोई, उसका अवसर जब मिलता है तो हम उसको कैश नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। उस कमी को दूर करने के लिए, जैसे बांग्लादेश का हुआ तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। किसी का फ़ोन आया बाहर का भी, हमें 3 लाख पीस शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट की मशीनें नहीं है हमारे पास, कहाँ से बनाएंगे? कुछ लोगों के पास है, वो उन्होंने ऑर्डर ले लिया, बाकी वो कहाँ जाएंगे? उनको तो चाहिए 50 लाख पीस, 10 लाख पीस मिले इंडिया से, बाकी खाली हो गए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन जाए जिससे हम सब लोगों को रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें और हम अपने लोगों को रोज़गार दे सकें। इसलिए ये यूनिक चीज़ है जो बनाने की बात करें। तो दूसरा, रोड्स बढ़िया फर्स्ट क्लास बनाई हैं वहाँ, और सबसे बड़ी बात, हम पूरे अपैरल पार्क के अंदर सारे फ्रूट्स के पेड़ लगा रहे हैं, जिसकी एनवायरनमेंट अच्छी हो, पक्षी भी आए
और एक माहौल अच्छा रहे वहाँ पे। मतलब हर चीज़ को देखते हुए हम ग्रीन फैक्ट्रीज बना रहे हैं सारी, बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो तो ये मेरा विज़न था। इस विज़न को देखते हुए जब मैंने मुख्यमंत्री से बोला कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट में ऐसा किया जाए, ऐसा होना चाहिए, तो हमारे सरकार ने साथ दिया। फिर सरकार ने इसी के लेके उन्होंने टॉय पार्क, MSME पार्क, लघु भारती पार्क एंड मेडिकल पार्क, इत्र पार्क, इस तरह के पार्क डेवलपमेंट शुरू करी, जो आज नतीजा ये है कि आज हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर जगह इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। ये एक उन्नति का, तरक्की का, विकास का एक द्वार है। क्लस्टर डेवलपमेंट ही ऐसी चीज़ है जिससे सारे सबको रोजगार मिलेगा और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। ये प्रोडक्टिविटी वाले मैं सवाल पे आता हूँ फिर से, लेकिन उससे पहले ना बार बार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर दे रहे हो, और सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज भी है रोजगार को लेकर। विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप भी लगाता है कि रोजगार के उतने मौके डेवलप नहीं हो पा रहे। अब डेवलप कैसे होंगे जब इंडस्ट्री इतनी जो मांग है इंडस्ट्री की कि भैया पार्क्स दो और इंसेंटिव्स दो, तो उसके बाद ही तो फिर निवेश बढ़ेगा, निजी निवेश बढ़ेगा। अभी आपने बोला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट्स इंडस्ट्री देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है आफ्टर एग्रीकल्चर। हाँ जी। तो स्किल्ड लेबर के लिए, स्किल्ड मतलब जो पढ़ लिख के आते हैं फैशन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या मौके निकलेंगे? स्पेसिफिकली जो आप टेक्सटाइल पार्क की बात कर रहे हो, यूपी में बात कर रहे हो, नोएडा में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर कितने बड़े मौके निकलेंगे सर? देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ। मैं यहाँ अमेठी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 800 के करीब स्टूडेंट थे जो टेक्सटाइल का, ये फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे थे। ओके। मैं वहाँ गया तो कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट, मैं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी नॉर्दर्न इंडिया का हेड हूँ, इंचार्ज हूँ। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ क्लस्टर, तो मुझसे पूछते हैं बच्चे, अंकल हम ये कोर्स करके हमें नौकरी मिलेगी? ये कोर्स करके हमारा फ्यूचर क्या है? फिर मैंने उनको समझाया, देखिए सरकार जो है ना, इसको सिटी ऑफ अपैरल बनाया है उन्होंने, ठीक है। हम यहाँ फैक्ट्रीज है सारी, उनको बताया कि यहाँ उस समय 3000 यूनिट्स थे जब मैं गया था, मैंने बताया 3000 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे हमारे कॉलेजेस, आप जो स्टडी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जो सैलरीज हैं यहाँ से निकलते आपको 20 से 25,000 की सैलरी मिलेगी। आप जितना डिज़ाइन करेंगे, जितना सीखेंगे, उसके बाद पढ़ने जा मास्टर्स करने आप लंदन भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आप अपने स्किल और डेवलप कर सकते हैं। तो देयर इज़ बिग स्कोप कि यहाँ 20,000 25,000 से शुरू करके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक सैलरीज मर्चेंडाइजर को, सीनियर मर्चेंडाइजर को, डिजाइनर्स को मिल रही है। क्योंकि पर किसी ने ये होते नहीं देखा ना, इसलिए सवाल मन में आता है। किसी कॉलेज स्टूडेंट ने, वो तो बेचारे भी पढ़ के निकलेंगे, तो और बाकी किसी भी जनरेशन में हमने इतना बड़ा रेवोल्यूशन, इतना बड़ा चेंज गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं देखा। इसलिए सवाल उठता है कि क्या रोजगार के मौके उतने डेवलप हो पाए? इसलिए बता रहा हूँ आपको कि उनको जब मैंने बताया ये, तो उनके अंदर एक मोटिवेट किया उनको, तो उनको एक समझ आई, उनके चेहरे पे रौनक थी। देखिए, हमारी आज इंडस्ट्री में नोएडा के अंदर 10 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। 10 लाख लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 55,000 करोड़ की एक्सपोर्ट है। हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल के बाद यहाँ पर 75,000 करोड़ से ऊपर की एक्सपोर्ट होनी चाहिए, और जब 75,000 करोड़ की एक्सपोर्ट होगी तो नेचुरली 3-4 लाख लोगों को और इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनको। और आज क्या टाइम आया है AI का, आज टाइम आ गया डिज़ाइनिंग का, डिजिटल का। तो जितने पढ़ लिख के बच्चे आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग गुड जॉब्स। टेलर लोग जो पहले 100 रुपये में रोज दिहाड़ी पे काम करते थे, आज वो किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं तो 1000 रुपये, 800 से लेकर 1000 रुपये रोज कमा रहे हैं। तो रोजगार सबको मिल रहा है। और लेडीज़, अब जहाँ स्किल की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ कई सेंटर खुले हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट करते हैं। हमारा ATDC है यहाँ पे, यूपी के अंदर कई उनके सेंटर हैं। हमारे अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ATDC एक डिवीज़न है, अपैरल ट्रेनिंग डिज़ाइन सेंटर, तो उसके भी सेंटर हैं, और बहुत सारे सेंटर हैं। हर फैक्ट्री ने अपने स्किल के 50-100 मशीन लगा दी हैं कि लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और काम पे ले आते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट का काम भी क्लस्टर बहुत ज़ोरों से कर रहा है। लेकिन जो हम ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें हमने अब कम्पीट करना है वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश जैसी कंट्रियों से, तो हमको तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम चाहिए ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, क्या ये जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं, गारमेंट पार्क्स हैं, सिटी ऑफ अप्रैल जिसको नाम दिया जा रहा है नोएडा को, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी सर?
देखिए, हमारे हर फैक्ट्री के अंदर रोज़ ये मीटिंग्स होती हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम किया जाए, कौन सी नई मशीनें लेके आएँ, कौन सी मशीनों में कौन से पार्ट ऐड किए जाएँ, ठीक है नहीं। आजकल नई मशीन आई है कि जब सिलाई करते हैं तो साथ में कैंची से धागा कट जाता है ताकि वेस्टेज ना हो टाइम की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। इनोवेशन। हाँ, इनोवेशंस सब हो रही हैं। मशीन, सब लोग मशीन्स, नई मशीन्स लेके आ रहे हैं, पुरानी मशीन्स को हटा के नई मशीन्स ला रहे हैं ताकि उससे उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े। और अब देखिए, वो मशीन चलती है ना, उसके साथ लाइट लगी है, वो जो धागा दिखता है उसको, कारीगर को वो दिख रहा है कि एकदम लाइट बिल्कुल दिख रहा है, उसकी आंखें ठीक रहती हैं। नहीं तो कारीगरों की आंखें कमज़ोर हो जाती है तो चश्मे लगाने पड़ते हैं और उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता इतना। सो हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हर आदमी को, हर टेलर को, सबको क्या उनको सुविधाएं दी जाएं कि उनकी सेहत भी ठीक रहे और करें। अभी क्या है कि हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हमारे जो वर्कर्स हैं उन सबको तंबाकू और वो खाने की बहुत बुरी आदत है, पान खाने की, तंबाकू खाने की। WHO की वार्निंग है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी कैपिटल ऑफ कैंसर इन 2028। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे गरीब लोगों को, जो हमारे वर्कर्स लोगों को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनका माउथ कैंसर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हमने ये मुहिम चलाई कि सबको, कारीगरों को, हम हर फैक्ट्री में कैंप लगाते हैं, ट्रस्ट है हमारा, वो कैंप लगाते हैं, उनको हम इलाज करते हैं। उनको कोई कैंसर निकले तो हम उनको पूरा इलाज करवाते हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं। एक फैक्ट्री के अंदर हमने सबकी चश्मे लगवाए थे, 80% लोगों की आंखें कमज़ोर थी। जिस दिन चश्मे उनको नए दे दिए उसी दिन साथ में उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ गई। तो हम वर्कर्स का सोशल कंप्लाइंस में भी इन चीज़ों में ध्यान रखते हैं कि हम वर्कर्स को पूरी सुविधाएं दे सकें, और अपनी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी हमारी, इनोवेशन तभी कर सकते हैं जब हमारे वर्कर सही हों। यूपी सरकार एमएसएमईज को कितना सपोर्ट कर रही है? ऐसी कौन सी स्कीम्स लेके आई है जिससे एमएसएमईज को सपोर्ट मिले और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र में? देखिए, गोरखपुर के अंदर हमने सिटी ऑफ, उसको भी सिटी ऑफ अपैरल कहते हैं, वहाँ छोटी छोटी बहुत यूनिट्स हैं, 10 मशीनें 15 मशीनें लोगों ने घर में लगा के काम करते हैं। स्कूल बैग्स, बच्चों की ड्रेसेस, स्कूल ड्रेसेस बनती हैं घरों में। हाँ, वो छोटे छोटे घर हैं, फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, इट्स नॉट ए बिग फैक्ट्रीज देयर। उधर एक कंसेप्ट लेके आए कि जब वहाँ सिटी ऑफ अपैरल बनाया कि हम उसको डेवलप करें, तो वहाँ पर मैंने सरकार से रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे फ्लैटेड फैक्ट्री बना दी जाए। तो फ्लैटेड फैक्ट्री बना के आज हम जितने भी वहाँ के जो साल 1.5 साल के अंदर 800-900 बच्चे वहाँ से दिल्ली में फैशन डिज़ाइनिंग करने आते हैं, लड़कियाँ लड़के सब, तो वो वापस जाके वो अपना स्टार्टअप करेंगे। और सरकार उनसे कोई ज़मीन बेच नहीं रही है, उनको किराए पे दे रही है। प्लग एंड प्ले सिस्टम, आइए और काम शुरू करिए। वो फैक्ट्रीज बन गई हैं, मेरे ख्याल अलॉटमेंट भी लास्ट मंथ हो गई होगी, वो हो रही थी मुझे लास्ट तक जब मालूम था। तो ये एक सरकार का इनिशिएटिव है कि भाई कैसे आज बीज बोया है और कल आने वाले टाइम में ये बीज बड़ा होकर पेड़ बनेगा। आज जो बच्चे अपना काम कर रहे हैं, बुटीक खोल रहे हैं, या जो उन्होंने स्टार्टअप किया है, देखिए कोई भी बच्चा अपने घर से जब पढ़ाई करके निकलता है, वापस आता है, तो उसके माँ बाप को इतना पैसा नहीं होता कि उसको 50 लाख रुपए दे कि ज़मीन खरीद के फैक्ट्री चला। तो वो उसके ऊपर वो बर्डन ना पड़े, वो थोड़े पैसे लेके अपने काम में पैसा लगाए, ज़मीन में लगाने की जरूरत नहीं। जब काम करके पैसा कमा ले उसके बाद में फैक्ट्री ले ले, सरकार तब भी सपोर्ट करेगी। हमारी यूपी सरकार हर तरफ से सबको सपोर्ट कर रही है, इतने सब्सिडी भी दे रही है, लैंड में हर तरह की सपोर्ट दे रही है, पैसे भी दे रही है, कोई किसी को कमी नहीं है। मेरे को सरकार की तरफ से आज तक कोई ऐसा नहीं लगा कमी हो, सबके लिए पूरा कर रही है। जैसे टेक्सटाइल पार्क में अगर किसी को ज़मीन लेनी हो तो उसको उस पर सब्सिडी मिलेगी? मैं बताऊँ आपको, पीएम मित्रा पार्क की हम बात कर रहे थे। ओके, पीएम मित्रा। पीएम मित्रा पार्क के लिए क्या हुआ, जब टेक्सटाइल अपना नोएडा को डेवलप हो गया तो हमें चाहिए था कि भाई क्या करें, हमें डाइंग फैक्ट्रीज नहीं लग रही यहाँ पे, डाइंग फैक्ट्रीज को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं और जीरो डिस्चार्ज में फैक्ट्री बनेगी, 2-4 बहुत कॉस्ट बढ़ रही थी और हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही थी डाइंग की। तो मैंने सरकार से कहा कि देखिए हमें कोई ऐसी जगह दूर दे दी जहाँ पर डाइंग की फैक्ट्रीज लग जाए। तो कुछ अलीगढ़ में लगी, कुछ वहाँ लगी, लेकिन वो एक पूरा सिस्टम नहीं था, वो बिखरे बिखरे थे सब। अगर हमें डेवलप करना है तो हमें एक साथ एकजुट होकर बढ़ना पड़ेगा। तो उसमें केंद्र सरकार ने पीएम मित्रा पार्क, 7 पीएम मित्रा पार्क की घोषणा करी। उसमें हम बड़े किस्मत वाले कि उत्तर प्रदेश को भी एक पार्क मिला। वो पार्क मलियाबाद में 768 एकड़ जगह है और उसके साथ हरदोई 250 एकड़ वहाँ है, कुल मिला के 1168 समथिंग एकड़ जगह है जहाँ पे ये पूरा डेवलप हो रहा है और डेवलप होना शुरू हो गया है। आई थिंक मेरे ख्याल सड़क भी बनने शुरू हो गई है वहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप आ रहा है,
मैंने कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बुला के वहाँ पे MOU कराया था और वो अभी सरकार लगी है उसके ऊपर कर रहे हैं। एंड आई होप कि 1-6 महीने तक वहाँ पे एलोकेशन होनी शुरू हो जाएगी और वो जब बन के आएगा, देखिए यान भी वहाँ बनेगा, सिलाई भी वहाँ होगी, कपड़ा भी वहाँ बनेगा, कपड़े के बाद डाइंग भी वहाँ होगा, प्रिंटिंग भी वहीं होगा, प्रिंटिंग होने के बाद स्टिचिंग होएगा, स्टिचिंग होने के बाद एक्सपोर्ट होगा वहाँ से, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और फिर Final वैल्यू product एडेड जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा और वो एक्सपोर्ट होगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, पहले मद्रास से यान आता था, दूसरी जगह कपड़ा बनता था, सूरत आता है, बॉम्बे आता है या अहमदाबाद आता है, वहाँ डाइंग होता है, फिर प्रिंटिंग होता है, फिर दिल्ली आता है, फिर नोएडा आता है। तो एक पूरे साइकिल में 10 रुपये से लेके 15 रुपये तक सिर्फ कन्वेंस कार्टेज का खर्चा मीटर पे कॉस्ट आती है। एक पीस के ऊपर 20-25 रुपये का फर्क पड़ता है। और चाइना और बांग्लादेश 25 सेंट का हमसे रेट कम होता है ना उनका, तो सारे ऑर्डर वहाँ चले जाते थे। तो वो जो एक गैप है उसको कवर करने के लिए हमने ये जो PM मित्रा पार्क की जो स्कीम के अंदर काम हो रहा है, उसमें सारे का सारा ये बेनिफिट होगा। और लीड टाइम जो होता है हमारे शिपमेंट भेजने का, वो होता है 60 दिन। जब कपड़ा वो हमें 60 दिन के बाद मिलेगा तो कम से कम 30 दिन 40 दिन लगेंगे ना माल बना के भेजने में। वहाँ पर कपड़ा हमारा बन गया, डाइंग हो गया, हमें पता चला आज रात को डाइंग हो रहा है, कल डिलीवरी मिल जाएगी, तो हम उसी टाइम प्लान कर सकते हैं ये कल आ रहा है, परसों कटिंग करेंगे, 3 दिन में शिपमेंट निकाल देंगे। हमारा जो शिपमेंट गैप है वो 20 दिन का हो जाएगा, 2 महीने की 3 महीने की जगह। तो एक वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सामने कस्टमर को विश्वास होगा, हम टाइम पे डिलीवरी देंगे, हमें ऑर्डर्स और मिलेंगे, जब ऑर्डर्स मिलेंगे हम काम और करेंगे, काम मिलेंगे, रोजगार आएगा लोगों के लिए। तो ये एक साइकिल है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सर इतना बड़ा विजन है और आमतौर पे ये होता है ना कि इंडस्ट्री को अपना विजन सरकार को भी तो बताना पड़ता है, तभी तो सरकार कुछ एलोकेट करती है या फिर वो योजनाएं बनानी शुरू करती है, स्कीम्स निकालनी शुरू करती है। तो योगी जी मान गए इतनी आसानी से? योगी जी को समझाना पड़ा आपको, क्योंकि आपका विजन था कि ऐसी कोई स्मार्ट टेक एपरल सिटी बने नोएडा में, तो योगी जी को आसानी से मना लिया आपने? मैं आपको एक बात बताऊं योगी जी के बारे में, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, पर योगी जी की बात बताता हूं आपको। योगी जी एक बहुत सरल, बहुत सीधे इंसान है। वो हर आदमी की बात सुनते हैं, गलत बात का जवाब देते हैं, वो उसी तरीके से देते जो गलत बात होती है, लेकिन सही बात का वो सही तरीके से सुनते हैं और सबकी सपोर्ट करते हैं। जब उनको मैंने ये बताया क्लस्टर डेवलपमेंट का, उन्होंने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किए। उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से समझ गए, कहते हैं तो ठीक है, ये तो करना चाहिए तुम्हें। और तभी उनकी अगले दिन स्टेटमेंट थी पेपर में कि पूरे उत्तर प्रदेश को गारमेंट हब बनाना है। तो उनके जो साथ में उनकी ब्यूरोक्रेसी है, वो भी सब उनके साथ काम कर रहे थे। SP गोयल साहब है, नवनीत सहगल साहब थे, उन सब लोगों ने उसी तरीके से काम करते रहे और जो हकीकत थी वो बयान हुई और सरकार ने उसको माना। आज क्लस्टर डेवलपमेंट सब जगह हो रही है। आई फील वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट योगी जी की, वो उन्होंने हर चीज़ को किया। आज देखिए, आज योगी जी के बारे में बोलते हैं, सारे पत्रकार भी बोलते हैं कि योगी जी जो भी CM होता है वो नोएडा नहीं जाता है, नोएडा जाए तो वो अगले टाइम CM नहीं रहते हैं। पर हमारे योगी जी दोबारा भी आए, ठीक है, कई बार आ लिए। जब पहली बार नोएडा में आए थे ना, तो जब उनका धरती पे कदम रखा था तो एक प्रकाश निकला था धरती से। वो क्या था? विश्वास का, सिक्योरिटी का। लोगों को एक भरोसा था कि योगी जी आए और उन्होंने खुद देखा सब कुछ। और ऐसा कोई भी, ये तो मिथ्या थी जो लोगों ने फैला रखी थी, योगी जी ने सब मिथ्याओं को ख़त्म किया। वो एक सच्चाई और सरलता के रास्ते पे चलने में बिलीव करते हैं, तो मैं समझता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है। पर अभी आप सरकार से क्या मांगे रखते हो एज एन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि देखिए अब तकलीफ तो होती है, अब सरकार के पास जादू का डंडा नहीं है कुछ घुमाए और हो जाए। हम लोगों को भी, अगर हम बोलेंगे उनको, हम अपनी प्रपोजल देंगे, हम रास्ता बताएंगे, सर ये हमारा प्रॉब्लम है और हमारे पास ये 2 रास्ते हैं। अगर सरकार को प्रॉब्लम समझ आ गई, ब्यूरोक्रेट्स को बोलेंगे हाँ ठीक है, ये रास्ता भी ठीक है, वो 2 मिनट में ओके कर देंगे। उनका कोई प्रोसीजर होगा, कोई सिस्टम होगा जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर वर्क ऑन करना होगा, तो करेंगे, उसके बाद में अप्रूव कर देंगे, तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी। मैंने अब ये पार्क डेवलप कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी 18 फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है और लगभग 1 साल 1.5 साल के अंदर मैं प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा सारी वहाँ पे। मैं पूरा तन मन धन से लगाऊं कि इसको पूरा प्रोजेक्ट को पूरा करूँ पहले।
अच्छा, पर यहाँ पर ग्लोबल ब्रांड्स की भी प्रेजेंस फिर यहाँ पर होगी क्या? क्योंकि फिर काम तो तभी मिलेगा ना। अच्छा, ये सिर्फ मेरा सवाल ये है, इस तरीके से पूछता हूँ कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनेगा या फिर हम अपने कोई ग्लोबल ब्रांड्स बनाने की चेष्टा करेंगे? देखिए, नोएडा एक ऐसी जगह है, नोएडा में हर तरह के लोग हैं और जो नई पीढ़ी है वो बहुत मेहनती है और उनके पास विज़न है। अभी कई एक्सपोर्टर यहाँ पे ऐसे हैं कि जो एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो किसी को माल नहीं देते, वो अपना ब्रांड बना के अपने ब्रांड को बाहर बेच रहे हैं। मतलब मैं माल बनाता हूँ, मेरी फैक्ट्री में माल बनता है, मैं रिवर्सिबल गारमेंट बनाता हूँ, कई 20 साल से बना रहा हूँ, तो मैं लोगों के लेबल लगाता हूँ। जेसी पेनी का लेबल आया वो लगा दिया जी, SR क्राफ्ट का आया उसका लगा दिया, क्लिंगल का आया उसका लेबल लगा दिया। माल मैं बना रहा हूँ, स्टाइल मेरे हैं पर लेबल उनका है, वो ब्रांड उन्हीं का हो गया, मेरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो अपना ब्रांड बना रहे हैं, अपना ही लेबल लगाते हैं और बेचते नहीं तो नहीं बेचते। सो एक कंसेप्ट अलग से है। और ये जितने ब्रांड आप बोलिए, मैंगो हो गया, ज़ारा हो गया, स्टडी वियर हो गया, जितने भी ब्रांड हैं, टैक्सा हो गया, सब ब्रांड नोएडा में बनते हैं। नोएडा में रोज़ की जो खपत है, रोज़ की जो प्रोडक्शन है, आप देखिए 4,500 यूनिट है, 10 लाख लोग काम करते हैं, तो कितनी प्रोडक्शन हो गई? 55,000 करोड़ की एक्सपोर्ट तो है, उसके बाद 10 से 15,000 जो रिटेल, जो लोकल लोग बनाते हैं माल, वो अलग है। रिटेलर्स के भी सारे माल बनते हैं, चाहे रिलायंस हो, ये टाटा हो, सबका माल बनता है। जब सरकार का ये कदम अभी आने वाला था, GST 2.0 रिफॉर्म, बहुत बड़ा स्टेप था सरकार जो लेने वाली थी, तो आप लोगों से सलाह ली गई होगी इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर? देखिए, हम लोग जो है ना, हम छोटी छोटी चीज़ों को जानते हैं। सरकार की जो एक सिस्टम है, जैसे मैं PMO की बात करूं तो PMO की एक आगे टीम है, जो टीम हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर वर्क करते हैं। वो कई जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तब जाके उसको फाइनल करके आगे अप्रूव कराते हैं। तो वो बहुत समझदार है, उन्होंने सब कुछ करने के बाद ही ये काम किया, जिससे कितने लोगों को कितना बेनिफिट मिला। हमें भी एक शिकायत थी कि उन्होंने कर दिया 2500 रुपये से नीचे का 5% कर दिया, 2500 रुपये ऊपर वाले को उन्होंने 18% कर दिया। वो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने सरकार से कहा कि आज कोई भी लड़की बाजार जाती है सूट लेने के लिए तो 2500 का कुछ नहीं मिलता, सब इसको कम से कम 10,000 करना चाहिए, नहीं तो 5,000 कर दो। तो हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन सरकार ने जो किया मास लोगों को देख के किया। पर्टिकुलर सेक्शन को तकलीफ हो सकती है, लेकिन सरकार ने जो किया बहुत बढ़िया किया। अब कई चीज़ों में रेट कम हो गए, बहुत बेनिफिट मिल रहा है कई लोगों को। सर, तो इंडस्ट्री के लिहाज से भारतीय गारमेंट अपैरल सेक्टर की आप ग्रोथ कैसे देख रहे हो आने वाले कुछ सालों में? देखिए, हमारी इंडस्ट्री 12 बिलियन से लेके 14 बिलियन, 14.5 बिलियन तक पिछले 10 साल से घूम रही है। और बांग्लादेश 9 बिलियन से 50 बिलियन पहुंच गया। छोटा सा देश, हमने नहीं बनाया उसको, और आज वहाँ पहुंच गया। उनके पास FTA है, जो हमारे फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा नहीं था, अब हमारे फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। यस, UK के साथ हो गया, दुबई के साथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, इस तरह सब, अभी नॉर्वे के साथ भी हो रहा है और सब जगह हो रहा है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है, जिससे हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अब इसके अंदर जो हमारी सरकार ने फैसिलिटी सबको दी है, नई स्कीम्स आ रही हैं, ठीक है। अभी टफ की उन्होंने स्कीम बंद कर दी, मैं टफ के लिए दोबारा रिक्वेस्ट की है। अभी कैपिटल सब्सिडी भी दे रहे हैं, तो लोग अपनी न्यू मशीनें भी नई लगा रहे हैं, सब उसको डेवलप कर रहे हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं इतने टाइम से, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका एक कुछ हिस्सा कुछ लोगों के हाथ में है, जिन्होंने मेहनत करके बनाया। उनकी टोटल मिला के 30 से 40,000 करोड़ की एक्सपोर्ट है। बाकी सारी एक्सपोर्ट, अगर आज 160 लाख की एक्सपोर्ट हमारी है, तो 40,000 एक्सपोर्ट जो करोड़ की एक्सपोर्ट है वो कुछ चंद लोगों की है। बाकी सारी एक्सपोर्ट MSMEs की है, छोटे लोगों की। तो MSME को अब सरकार सपोर्ट कर रही है। MSMEs के लिए जगह जगह आपको पता है, देखिए आप हर जगह सब सरकार पूछ रही है, सबसे एक एक के घर जाके पूछ रही है कि आपको क्या चाहिए। मेरे से सरकार ने पूछा कि MSME के लिए क्या करना चाहिए। मैंने सरकार को रिक्वेस्ट किया कि MSME में ना एक माइक्रो और उसके अंदर थोड़ा एक बाइफिकेट होना चाहिए कि जो जिसकी एक्सपोर्ट 5 से 10 करोड़ की है, अगर वो डबल करेगा तो उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए। बड़े आदमी को दिक्कत नहीं है,
अगर मुझे आज 10 लाख रुपए, 50 लाख या 5 करोड़ रुपए बैंक से चाहिए, मैं ले सकता हूँ, मैं कोलेटरल दे सकता हूँ, सब कुछ ले सकता हूँ। लेकिन छोटा आदमी 5 लाख लेने के लिए धक्के खाता है बैंक में, उसको पैसे नहीं मिलते। वी शुड गिव सपोर्ट टू दैम, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट को डबल कर सके। सरकार अब इसके ऊपर काम कर रही है। देयर आर सो मेनी, मेरे को लगता है कि मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने अपनी इनपुट दी है, तो उसके अंदर कोई ना कोई स्कीम ऐसी बन रही है जिसके अंदर एमएसएमई से लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो और ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगी। हम इसमें चांस है, देखिए वो 9 बिलियन से 50 बिलियन जा सकता है बांग्लादेश, हम वहीं अटके हुए हैं। पर बीच में और एक वो भी रोड ब्लॉक 10 है साल ना? के अंदर 20% हमारा डॉलर एप्रिशिएट हो गया जी। तो वो देखिए, तो हम कहाँ हैं? हाँ, अगर डॉलर की एप्रिसिएशन देखें तो फिर तो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होती नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर मेकिंग नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम मित्रा पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड एमएसएमई को जो फैसिलिटी देने की बात है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर 160 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़ बड़ों की है, छोटों की 130 लाख करोड़ है, तो 130 लाख करोड़ को डबल कर दिया जाए तो हम पार हो जाएंगे 30 बिलियन पे। इनको सपोर्ट देना पहले जरूरी है, इनको उठाना। पर एक रोड ब्लॉक भी तो है सर, वो तो क्रिएट किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आर्टिफिशियल है या फिर ओरिजिनल है, किसी के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर ये टैरिफ का मुद्दा बहुत सेंसिटिव हो गया, और इसमें कहा यह जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर आता हुआ नजर आएगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये टैरिफ के आने से एक बहुत बड़ा झटका लगा हमें। पहले 25% टैरिफ आ गया, फिर 25% पेनल्टी आ गई इसके ऊपर। इसको कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इट्स वेरी मतलब अनसर्टेनिटी आ गई। सारे बायर जो है वहाँ पे वो भी घबरा गए, उनको भी तो बिजनेस इसी के ऊपर है ना। और जो इंडिया का माल ले रहा है वो इंडिया का ही ले रहा है। उनकी अपनी एक लाइक 4 डिकेड लग गए हमारे को अमेरिका के साथ बिजनेस सेट करते हुए। इंडिया की क्वालिटी, कॉटन कपड़ा, एम्ब्रॉयडरी, वैल्यू एडिड थिंग, ये एक अलग चीज़ है। चाइना में ये नहीं मिलती। चाइना में बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो इंडिया की चीज़ें हैं वो एक अलग चीज़ें हैं। हमने वो सेट किया। आज आप बोले कि आप चलो वहाँ नहीं तो दूसरी कंट्रीज़ में काम कर लो, अरे 4 डिकेड लग गए अमेरिका को सेट करते हो, बाहर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो टाइम लगेगा। हमारे को योगी जी ने पूछा हमारे जो ACS साहब है उनसे कि भैया इनको क्या गारमेंट का जो टैरिफ लगा उसमें क्या दिक्कत आ रही है, इनको क्या हेल्प चाहिए। देखो मेरे को फ़ोन आया, कहते ललित बताओ क्या तुम्हारे को क्या चाहिए, कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर अब इसका तो एक ही चार, हम कस्टमर और ढूंढे दूसरी कंट्रीज़ के लेके आए। उन्होंने कहा जाओ यहाँ क्या कर रहे हो, फेयर लगाओ बाहर। उन्होंने हमें अलाउड कर दिया फेयर लगाने के लिए। अब हम पहला फेयर 18-19 नवंबर को हम यूके में लगा रहे हैं, फरवरी में दुबई में लगा रहे हैं। इस तरह करके ODOP का फेयर लगा रहे हैं वहाँ सरकार की सपोर्ट के साथ। तो हम जैसे हमारी नोएडा की 15,000 करोड़ की एक्सपोर्ट है USA की, अगर हमने छोटी छोटी कंट्री में जाके मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, अगर हमने 5,000 करोड़ 8,000 करोड़ के भी ऑर्डर ले आए तो उस एक पार्ट को जो हमें लॉस हो रहा है तो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोबारा कोई ऐसी बात हो तो हमें तकलीफ ना हो। हम बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। टैरिफ के अंदर देखिए, आज टैरिफ के अंदर उन्होंने क्या, पहले 12% डिस्काउंट ले लिया, दोबारा फिर वो कह रहे हैं 12% डिस्काउंट दो। वो हमारे बस का नहीं है। जहाँ जिनका वैल्यू एडिड काम है, वो महंगे पीस हैं, वो 12% और दे रहे हैं अपना, वो काम कर रहे हैं उनका इस उम्मीद से कि कल ठीक हो जाएगा तो हम कवर कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक काम करने वाले जैसे टारगेट स्टोर है, ठीक है, इस तरह कई स्टोर्स हैं जो बेसिक आइटम बेसिक काम करते हैं, $4 $5 $6 में पीस देते हैं, वो सारी फैक्ट्री बंद हो गई है। नोएडा में किसी की 8 फैक्ट्री थी, 4 बंद हो गई हैं, 4 चल रही हैं। तो ये एक बड़ी अनसर्टिनिटी आ गई है। पर वो कह रहे हैं ना कि टैरिफ घटा देंगे, अगर घटा दिया तो फिर कुछ राहत मिलेगी। देखिए जी, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बड़ा दुख लगता है जब वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाला जाता है। तो लेकिन अभी क्या हुआ कि यूरोप का काम ठीक चल रहा था, तो कुछ निकले तो यूरोप में एडजस्ट हो गए, तो इतनी मारामारी नहीं हुई है। लेकिन तकलीफ तो बहुत है। अगर यही हाल 2 महीने ऐसा रहेगा तो हमारे यहाँ कम से कम लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अभी फिगर आई थी 11 लाख लोग तिरपुर से बेरोजगार हुए हैं, 11 लाख लोग टैरिफ की वजह से। हम बच गए क्योंकि हमारा काम बेसिक नहीं है और हम थोड़ा वैल्यू एडिड काम करते हैं। यूपी की बात कर रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर की। टैरिफ का तो बहुत एक तो फिर बुरा सपना है। फिर मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि हम इस तूफान से भी पार हो जाएंगे? मोदी सरकार इस पर बहुत एग्रेसिव काम कर रही है, आपको लगता है? देखिए,
हम बहुत ही जुझारू लोग हैं और बड़े मेहनती लोग हैं, डरते नहीं किसी से। हमने बहुत बहुत तूफान देखे हैं, सबसे निकले हैं, इससे भी निकल जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। अगर हमें टैरिफ हट गया तो हम जिंदाबाद करेंगे, नहीं हटेगा तो भी मेहनत करेंगे और इसको पार करेंगे। तो खुराल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और Thank यूपी you. तक को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।